उनके लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा जल्दी आ जाया करो बच्चा क्लास में, है ना। ट्राई टू ज्वाइन द क्लास अर्ली, एज अर्ली एज पॉसिबल। चलिए भाई, चालू करें क्लास। शैल वी बिगिन? यस सर। ऑल राइट, तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं आप लोगों के लिए। गुड इवनिंग रानी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस यस सर। ओके, तो वर्क पावर एनर्जी और कोलिजन्स हम कवर करने का ट्राई करेंगे आज की क्लास में। दोनों ही टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। कोलिजन्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इंडिविजुअली, वर्क पावर एनर्जी इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलिजन्स जनरली यूज होते हैं, कोलिजन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या सेंटर ऑफ मास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरली यूज होते हैं। सेइंग दैट, हैविंग सेड दैट, वर्क पावर एनर्जी के भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। वर्क पावर एनर्जी पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनते ही हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं। तो इसमें जो एक टॉपिक हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, आई होप के हम सबको यूज करनी आती है वो, है ना, हम सबको पता है उसके बारे में। तो अभी हम रिवाइज भी कर लेंगे उसको, बट आपको कुछ चीजें हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस्ड होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको यूज करना पड़ रहा है सवाल में, तो ऐसा होना चाहिए कि आपको वो एटलीस्ट पता तो हो। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, वर्क से स्टार्ट करते हैं। अब मैं जो अप्रोच ले रहा हूँ यहाँ पे रिवीजन कराने की, वो ले रहा हूँ कि आपको बेसिक बेसिक चीज अगर पता है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला डिस्कस कर सकते हैं और हम उसका एप्लीकेशन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेरिवेशंस और डेफिनेशंस को इतना ज्यादा इनकॉर्पोरेट नहीं करने वाला हूँ। तो अगर आपको कोई चीज बिल्कुल ही नहीं समझ में आती तो या तो आप पूछ लेना, या मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा पढ़ के आना। ठीक है, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं हर टॉपिक की। कुछ हाँ ना बोलेंगे हम? यस यस सर। यस सर। ठीक है, चलो भाई। तो सबको पता है वर्क होता क्या है, फिजिक्स में वर्क क्या होता है स्पेसिफिकली, है ना। तो वर्क को डिफाइन हम करते हैं एफ डॉट एस से, वो आपको पता है। लेकिन वर्क को आप तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि सिचुएशंस तीन तरीके की बन सकती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि वर्क डिपेंड करेगा कि फोर्स किस तरह से दिया हुआ है सवाल में, है ना, उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो जनरली आप देखोगे आपको तीन तरह से दिया हुआ होता है। एक तो या तो आपको कांस्टेंट दे दे फोर्स, है ना, फोर्स की वैल्यू है वो दे दी है कुछ, जैसे कि आपने आपको दे दिया है 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है ना, दैट इज लाइक कांस्टेंट वैल्यू, वेरिएबल नहीं है वो वैल्यू। तो आप डायरेक्टली एफ डॉट एस यूज कर सकते हो, है ना। या फिर अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और उसको इंटीग्रेट करना पड़ रहा है तो आप एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है तो आप एफ डॉट एस यूज कर सकते हो डायरेक्टली, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब ऑब्वियसली वेक्टर्स ही होते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वेक्टर्स दिए हो नहीं दिए हो आपको ये बात पता होनी चाहिए। एफ डॉट आर टू माइनस आर वन बन जाएगा ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर टू माइनस आर वन होता है। जो याद और समझने वाली करने वाली चीज है वो ये है कि इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जनरली क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो जीरो दे दिया जाता है ना। तो आप एफ डॉट एस को एफ एस लिख देते हो जनरली। ठीक है, बट जल्दबाजी में ये तब की बात हो रही जब कोई सवाल के अंदर वर्क डन का यूज किया जा रहा है, ऐसा नहीं एक्सक्लूसिवली सवाल आया है। अलग से अगर सवाल आएगा तो तुम अवेयर हो जाओगे एकदम से कि यार एफ डॉट एस होता है, हमको पता होना चाहिए एंगल क्या दिया हुआ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। पर अगर इसका यूजेज आएगा ना किसी और टॉपिक में, तो जल्दबाजी में आप गलती कर सकते हो। तो ये जो चीजें हैं इनका ध्यान रखना है कि ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर वर्क वेरिएबल है, एज इन डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के साथ में चेंज हो रहा है वेरिएबल वर्क आपका, सॉरी फोर्स आपका, है ना, एक्स के साथ में चेंज हो रहा है, तो फिर आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वेरिएबल के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ऑब्वियसली x1 से x2 इंटीग्रेट करेंगे, जिस पॉइंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हो आप। ऑल्सो वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर का एरिया। तो अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आपको पूरा एरिया लेना पड़ेगा, समेशन ऑफ एरिया स्केलर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी में जैसे यहाँ पे ऊपर वाला एरिया अगर पॉजिटिव वैल्यू में आ रहा है, नीचे वाला अगर नेगेटिव में आ रहा है, तो आपको A1 माइनस A2 करना है। क्या ये बात समझ में आती है सबको?
Yes, sir. Yes. ठीक है, ग्राफ वाले जब सवाल सॉल्व करोगे तो A1+A2 मत कर देना हर जगह पे बिना देखे। देखना कि एरिया का वैल्यू क्या आ रहा है। एरिया अगर अब जैसे ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में आने वाली है। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप ऑब्वियसली A1 से माइनस ही करोगे ना, या फिर आप A1 प्लस माइनस ऑफ A2 कर सकते हो, वो भी एक ही बात है। अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है फोर्स, अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है फोर्स, तो आपको क्या करना है, फिर से वही इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। लेकिन कैसे करोगे, सिंस हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको इंटीग्रेट करके हम वेलोसिटी निकाल सकते। ठीक है, अगर आपको सवाल में पूछ लिया जाए अलग से, dx निकल जाएगा, अगर वेलोसिटी भी पता है तो ft dt। तो अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास फोर्स भी टाइम के रिस्पेक्ट में आ गया है, एम ए टी डी एम ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्वियसली, मल्टीप्लाई बाय एफ टी डी टी। क्या ये वाला फॉर्मूला समझ में आया सबको या इसमें डाउट है? आ गया सर। आ गया ना? आपको बेसिकली सब चीजों को टाइम के रिस्पेक्ट में लाना है ना, डायरेक्टली नहीं लगा देना है फॉर्मूला। देखना अगर आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है फोर्स, वेरिएबल है फोर्स, तो फिर सब चीजों को आप ऑब्वियसली जो लिखते हो ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन लिखते हो वर्क को, तो उसमें आप दोनों चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करके लिखना। ठीक है, चलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रोबेबली पूरे मैकेनिक्स की, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि हमें क्या बताती है कि किसी भी सिस्टम पे किया हुआ नेटवर्क, जो नेटवर्क होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में यूज हो जाता है, या फिर नेट वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑब्वियसली नेट का मतलब ही यही होता है कि यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी वर्क दैट इज बीन एसोसिएटेड, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क हुआ हो, चाहे कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हुआ हो, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हुआ हो, सब वर्क को जब आप ऐड करोगे तो जो समेशन आएगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, इसके अलावा अगर और किसी तरह का वर्क है जो कि होता है, फिजिक्स में एग्जिस्ट करता है, पर हमको नहीं पढ़ना है अभी, हमें मतलब नहीं है। हाँ, हमारे काम की केवल ये 3 तरह के वर्क, ठीक है, जो हमारे काम के। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि अधिकतर केसेस में तो नॉन कंजर्वेटिव की वजह से जो वर्क होता है वो 0 दे ही देते हैं, एक्सटर्नल की वजह से भी 0 दे देते हैं। देखा होगा आपने क्वेश्चंस में कि ये दोनों तो 0 हो ही जाते हैं, है ना? Yes, sir. इसका मतलब होता है Yes. नो रेजिस्टिव फोर्स वर्क डन। अब रेजिस्टिव फोर्स का मतलब यही तो हुआ कि जो वर्क करना पड़ रहा है वो किसी रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ रहा है ना, तो ही तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क होगा वो। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल फ्रिक्शन, अगर आप किसी ब्लॉक को जमीन पे क्या करना चाहते हो, पुश करना चाहते हो फॉर दैट मैटर, और ये रफ सरफेस है, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन अप्लाई करेगा ये, Yes, sir. है ना? अब ये फ्रिक्शन अप्लाई करेगा तो तुम्हें फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, तो ये क्या एक रेजिस्टिव फोर्स ही तो है, आपको रजिस्ट कर रही ना ये, Yes, sir. इट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, देन यू नीड टू टेक इन अकाउंट फ्रिक्शन को भी, यानी फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन हुआ है उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर सकते हो उसको। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखना भी सही। ठीक है, अगर एब्सेंट है दोनों तो डायरेक्टली कंजर्वेटिव वर्क डन या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के आप कर सकते हैं। इसको कि आप ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वर्क डन एब्सेंट होता है आपके सवाल में, तो आप मैकेनिकल एनर्जी को भी कंजर्व कर सकते हो, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा सकते हैं। क्या ये बात सबको पता है, समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये बहुत छोटी बात है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे ऑलमोस्ट काफी सारे सवालों में डायरेक्टली मदद मिल जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान भी रखना, कई बार फंस जाते हैं ना हम सवालों में, कई बार अटक जाते हैं ना हम सवालों में। अब जैसे मॉडर्न फिजिक्स में तो जनरली कम यूज होता है, मॉडर्न फिजिक्स में कम यूज होता है इन चीजों का, इन पोस्टुलेट्स का, इन लॉज का। उसमें भी हालांकि काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो हम यूज में ले ही लेते हैं, बट
ये सारे क्लासिकल फिजिक्स वाले जो पोस्टुलेट्स हैं कई सारे वो अप्लाई नहीं कर पाते, हम तो यूज भी नहीं करते। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के अलावा जितने भी फिजिक्स है, आपने नोट किया होगा कोई सा भी टॉपिक हो, हमने कहीं ना कहीं कंजर्व करी है एनर्जी, या मोमेंटम कंजर्व किया होगा, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल किया होगा। नोटिस किया है किसी ने सवालों में, क्वेश्चंस में? यस सर। ठीक है, तो ये मेरी आपको एक हिंट भी है कि कई बार सवाल देख के होता है हमें समझ में नहीं आता कुछ, तो फिर उस टाइम पे मेरी बात याद रखना कि क्या पता इनमें से कोई चीज अप्लाई करी जा सकती है, कंजर्वेशन की कोई लॉज अप्लाई किए जा सकते हैं, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत हेल्पफुल होता है। आगे चलते, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं उनकी वजह से, अच्छा कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या है वैसे, कौन बताएगा? वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ इनिशियल पे करते हैं। ये वैसे सब लोगों ने एक साथ बोला है, पर ठीक है मैं समझ गया। कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए सब, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है भाई? तो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि फोर्स, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा या बाय द फोर्स वर्क किया हुआ जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, राइट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, जिन पोजीशंस के बीच में वर्क हुआ है उन पे डिपेंड करेगा केवल। और अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। जैसे कि कौन सा एग्जांपल हो गया? फ्रिक्शन फोर्स हो गया, विस्कस फोर्सेस हो गए। तो ये सारे जो हैं आपके पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, सॉरी पाथ डिपेंडेंट होते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी होता है क्या? यस सर। यस। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को निकालते कैसे? F हैज टू बी इक्वल माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब क्या हुआ भाई, कौन बताएगा? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? सब आ रही है। क्या होता है डेल यू बाय डेल एक्स बेटा? अरे यू क्या होता है? अच्छा एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है? एक्स डिस्टेंस होता है। और यू क्या हो सकता है? यू क्या हो सकता है? हाँ बेटा, डायमेंशन वाइज भी चेक कर सकते हो ना आप इस चीज को। यस सर। डायमेंशन वाइज भी चेक कर सकते हो। डीएक्स को उधर ले जाओ, एफ डॉट डीएक्स क्या बन जाएगा? एफ डॉट डीएक्स क्या होता है? वर्क बनता है। यस सर। और वर्क किसके एनालॉगस होती है? एनर्जी के। यस सर। तो ऐसे ये चीजें तो बेटा बताने वाली नहीं होती ना, ये तो आपको खुद दिमाग लगानी होती है जब कोई चीज में अटक जाते हो आप, है ना। हर चीज थोड़ी ना हमको रटाई जा सकती है या पढ़ाई जा सकती है, कुछ चीजें हमें खुद को भी निकालनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो ऐसे फॉर्मूला तुम्हें पता भी होना चाहिए था। अच्छा, ये डेल यू बाय डेल एक्स जो है, ये डेल यू बाय डेल एक्स जो है ये केवल एक ही डायमेंशन की बात हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें दो डायमेंशन में भी देखना पड़ सकता है। ये बात समझ में आती है सबको? वन डायमेंशनल फोर्स जरूरी थोड़ी हो, है ना, दो डायमेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, फिलहाल के लिए हम एक की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो है सिस्टम पे, है। यस सर। अगर नेट फोर्स जीरो है तो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, यस। ठीक है। अच्छा, इसमें तीन केसेस बनते हैं जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले भी एक दो क्वेश्चंस में। एक तो बनेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जनरली सवाल इन पे बनते हैं, पर एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करता है। स्टेबल का मतलब क्या है कि एसएचएम हो सकता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एसएचएम हो सकता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये भी होता है कि अगर आप डिस्प्लेस कर दोगे किसी पॉइंट को तो वो वापस से उस पॉइंट पे जहां पे वो इक्विलिब्रियम में था आने की टेंडेंसी रखता है। इज दैट राइट? है ना, यही बताया था शायद मैंने तुम लोगों को, है ना। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? कोई एसएचएम ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप उसको डिस्प्लेस करोगे इक्विलिब्रियम से तो वो वापस से नहीं आने का ट्राई करेगा, वो जिधर आपने डिस्प्लेस किया उधर की तरफ ही जाने का ट्राई करेगा। तो एसएचएम कैसे होगा? एसएचएम तो यही होता है ना, मीन पोजीशन से वापस आना, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे वापस आना, एक पोजीशन पे रिपीट होना मोशन का। तो
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एसएचएम नहीं होता है। अच्छा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी एसएचएम नहीं होता है। ठीक है, अब एसएचएम जिसमें हो सकता है उसमें एसएचएम की इक्वेशंस का यूज किया जा सकता है। तो ये एक हिंट है सवाल सॉल्व करने का। एसएचएम की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, या फिर हम पढ़ लेंगे तब आपको पता हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखने वाली चीजें वो ये है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम दे रखा है सवाल में, या आप लोगों ने समझ लिया है कि है, एग्जिस्ट करता है, तो फिर del u by del x स्क्वायर डबल डिफरेंशियल ऑफ del u by del x आपको पॉजिटिव मान के चलना है ना, ग्रेटर देन 0 होगा। और ये कंडीशन भी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। कई बार सवाल पूछ लेता है कि ये आपका जो इक्विलिब्रियम आएगा इसमें, क्या वो स्टेबल होगा या वो अनस्टेबल होगा। तो आप कैसे चेक करोगे, del u by del x निकालो, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करो और चेक करो कि क्या वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है तो स्टेबल है, नेगेटिव आ रहा है तो अनस्टेबल है, और अगर 0 आ रहा है तो न्यूट्रल है। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये कुछ सर- कंडीशंस है। हाँ जी, सर ये जो उसका स्क्वायर किया, फिर ये स्क्वायर क्यों किया मतलब? बेटा del u by del x फोर्स होता है ना। यस सर। ठीक है, तो हमको चेक करना है कि हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो पॉजिटिव, हमने याद करो, हमने उसमें भी पढ़ा था कि अगर dy by dx इक्वल्स टू 0 निकालते हैं तो हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है। यस सर। याद है, हम मैथ्स में समझते थे इस चीज को, किसी भी क्वांटिटी का अगर हम dy by dx निकालते हैं तो उस समय मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, लेकिन वो लोकल होता है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब होता है कि वो उस पॉइंट का, वो पॉइंट शायद आपका अल्टीमेट मैक्सिमा नहीं है, उसके ऊपर भी एक और मैक्सिमम हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है। तो अल्टीमेट निकालने के लिए डबल डिफरेंशियल करते हैं मैथ्स में। मैथ्स का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कि डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो उसमें भी जब हम चेक करते हैं ना तो पॉजिटिव या नेगेटिव से करते हैं, तो वहां से आया ये। ओके सर। ठीक है, वहां से ये कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ है। ठीक ओके है, आपको याद रखना है बस। अगर नहीं समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई मतलब उसमें डेरिवेशन समझने की जरूरत नहीं, बट हाँ समझने की इच्छा है तो आप ऑब्वियसली नोट्स पढ़ सकते हो इसके, आपको उसमें मिल जाएगा ये। आगे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सबको पता होती है भाई कि पोजीशन और कन्फिगरेशन की वजह से जो होती है एनर्जी, या स्टोर्ड एनर्जी जो होती है किसी बॉडी की, वो पोटेंशियल एनर्जी बुलाई जाती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि भाई अलग अलग सिस्टम या अलग अलग फोर्सेस के लिए क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, क्या लिखते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh लिखते हैं ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है में, वो अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी लाइन से या रेफरेंस लाइन से अगर h हाइट अपलिफ्टेड है या h हाइट एलिवेटेड है, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये स्टोर क्यों हुई है? क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करके h हाइट ऊपर गया है। क्या ये बात समझ में आती है सब? यस। Yes, sir. वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलती है ना। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को जीरो पोटेंशियल एनर्जी से ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर का मतलब है कि उसके उस लाइन के अगेंस्ट में ले जा रहे हो या उससे दूर ले जा रहे हो, तो तुमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो तुम्हें यही बोलेगी ना कि यार मैं तो ऊपर नहीं ले जाने दूंगी, मैं तो तुम्हें नीचे पुल करना चाह रही हूँ अपनी तरफ, है ना। जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे लेके आना चाह रही हूँ मैं, तो तुम्हें ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी ये बोलेगी आप। पर आप बोलोगे कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में ही जाना पड़े भले, पर मैं तो एच हाइट ऊपर लेके जाऊंगी ही सही इसको, है ना, इस ऑब्जेक्ट को लेके जाऊंगा ही मैं। तो फिर आपको वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट में, और जो आप वर्क करोगे वो उस बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर्ड एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बात समझ में आती है सब? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, और सेम कॉन्सेप्ट आप बाकी सब चीजों में भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस आ जाते हैं, चार्जेस के केस में भी यही होता है कॉन्सेप्ट, है ना। मैग्नेटिज्म में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, जिसकी भी हम बात करेंगे उसमें बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। हाँ मुस्कान? सर ये जो आपने स्प्रिंग का लिखा है फॉर्मूला, यहाँ पे तो u इक्वल्स टू -12 आएगा ना? बेटा u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होती है जनरली। आप जो माइनस या प्लस है वो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रखते हो, कि जो फॉर्मूला है वो हाफ के एक्स स्क्वायर ही है। अगर आप माइनस भी लिखना चाहते हो तो आप लिखो, पर वो माइनस जो है वो सिंप्लीफाई क्या करता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वर्क कर रहे हो, और अगर आप वर्क कर रहे हो फोर्स के अगेंस्ट में जाके, ध्यान से समझना मेरी बात,
जब आप वर्क करते हो अगेंस्ट में जाके, तो अपने आप साइन वो चीज बता देता है ना, जब आप लिखते हो साइन के साथ में किसी फॉर्मूले को, तो बता देता है ना कि आपने वर्क किया है अगेंस्ट में जाके किसी फोर्स के, क्योंकि एफ डॉट एस होता है हमारा वर्क, यानी कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको आंसर देगा वर्क का, राइट? इज दैट राइट? यस सर। ठीक है। ऑल्सो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है स्प्रिंग का, वो हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, तो वो अपने आप ही अकाउंट में ले लेते हैं इस चीज को कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो साइन कौन सा यील्ड कर रहा है, क्या वो कंप्रेशन है, क्या वो एलोंगेशन है। बात समझ में आ रही मेरी? सर फिर हम क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, हाफ यूज करेंगे? हाँ, आपको यही यूज करना है जो लिखा हुआ है। ओके सर। बस यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर होगा, तो ये ध्यान रख लेना कि कंप्रेशन हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है ना। जो आपका एक्स है स्प्रिंग में, जो एक्स होता है पता है ना सबको क्या होता है, कंप्रेशन या एलोंगेशन होता है, यस सर। है ना? तो उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पे साइन प्लेस करना। ठीक है, प्लस आएगा या माइनस आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है उस अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा। बाकी फॉर्मूला यही होता है, हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि Gm1m2 अपॉन आर भी फॉर्मूला होता है, पढ़ा हुआ है तुमने ग्रेविटेशन में शायद। यस सर। माइनस Gm1m2 अपॉन आर भी, दैट इज ऑल्सो योर फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं k × Q1 Q2 अपॉन आर। अब यहाँ पे गिवन है कि आपको साइन के साथ रखना है, समझ रहे हो आप इस बात को? ये गिवन है कि आपको साइन के साथ ही रखना है इसको। सिमिलरली वैसे ही जैसे यहाँ डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो अपने आप ही साइन के साथ आएगी, और यहाँ पे स्क्वायर है उसका, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर है, पर आपको जो वैल्यू रखनी है वो साइन के साथ रखनी है। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वही तो बताएगी आपको कि एलोंगेशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है। ठीक है, एलोंगेशन हुआ या कंप्रेशन हुआ है, वो आपको वही बताएगी चीज। ठीक है, Q1 Q2 को साइन के साथ रखोगे तो अपने आप ही आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, जो भी होगा प्लस होगा या माइनस होगा। डायपोल के केस में माइनस पी डॉट ई होता है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिवीजन में भी, कि माइनस पी डॉट ई होता है। मैग्नेटिज्म में माइनस एम डॉट बी होता है, ये भी डिस्कस कर लेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब। वैसे आपको पता है शायद ये फॉर्मुलेज ऑलरेडी, यस है ना। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में हम पढ़ते हैं, वो होती है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला अगर याद रह जाएगा तो अच्छी बात है, आपको सवाल करने में आसानी होगी। बाकी हम इसको पढ़ेंगे एक बार तो तब भी आपको समझ में आ जाएगा ये। देखो मेरी बात सिंपल सी है, आपको फॉर्मूले याद करने ही है, चाहे आप उसको समझ के करो, चाहे आप उसको याद करके करो, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करके करो, पर याद तो करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है आपके पास कि आप नई चीजें पढ़ पाओ और उसमें बहुत टाइम दे पाओ, है ना। कुछ समझ में नहीं आता है, दैट यू कैन आस्क, है ना, वो आपको करना है कि आपको पूछना है। बट डेरिवेशंस में बहुत टाइम नहीं दे सकते हो बेटा, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, पावर लास्ट टॉपिक हमारा। वी ऑल नो दैट पावर इज नथिंग बट चेंज इन वर्क पर यूनिट चेंज इन टाइम। इसको डिफाइन ही ऐसे करते हैं ना, कितना वर्क हुआ है पर यूनिट टाइम, यही होता है पावर। यस सर। यस सर। अरे फिजिक्स में ऐसे डिफाइन करते हैं ना। तो अगर ऑब्वियस सी बात है एवरेज पावर की बात कर रहे हैं तो हम मैक्रो लेवल पे बात करते हैं कि चेंज कितना हुआ है, टोटल चेंज कितना हुआ है वर्क में, और टोटल टाइम में चेंज कितना हुआ है जिसमें वर्क हुआ है। और इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट पे अगर आप निकलवाना चाह रहे हो तो आप dw/dt यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है, जिसको कि आप f इंटू डी आर अपॉन डी टी भी लिख दोगे, या f इंटू वी भी लिख सकते, सॉरी f डॉट वी भी लिख सकते, है ना। डॉट प्रोडक्ट में f cos थीटा बनी जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है, ये एवरेज पावर में मत लगा देना। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। यस ऐसा हो सकता है कि वो उसका पार्ट बन जाए, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर का है ना। जनरली आपसे पूछेगा वो इंस्टेंटेनियस पावर निकाल के दो या एवरेज पावर निकाल के दो, तो उस टाइम पे आपको पता होनी चाहिए बात, यूनिट पता होनी चाहिए, वॉट होती है इसकी, है ना। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सवाल के हिसाब से आप समझना कैसे अप्लाई किया जाता है सब इन चीजों को। ठीक है, करें क्वेश्चंस करें इस पे। थ्योरी पोर्शन Yes. ज्यादा नहीं है बेटा, है ना। WP का थ्योरी पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें कुछ चीजें हैं जो कि और डिटेल में दी हुई हैं, तो आप मॉड्यूल से पढ़ लेना वो। मेरे को लगता है कि इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें ऐसा है कि आप अगर सवाल कर लोगे, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप ही वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आप। ठीक है, बाकी मॉड्यूल
एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। कोई चीज अगर डिटेल में पढ़नी हो या समझ में नहीं आई हो तो गो थ्रू कर लेना, और नहीं आए अगर समझ में तो पूछ लेना, ठीक है भाई। करें सवाल सॉल्व करें इसमें, यस सर। ठीक है। तो अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको मैंने जो जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नीट में इस बार वो ले लिए हैं सारे। ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, लेट मी नो द आंसर इन द चैट। जितना जल्दी आप आंसर करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। ये अभी लास्ट ईयर ही आया था, रिसेंटली री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें, और काफी इजी सवाल है। सॉल्व करने के बाद ही आंसर लिखना है चैट, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने अज्यूम कर लिया या कहीं से पता है आपको पहले से तो आप आंसर लिख लो, वो मत करना, सॉल्व करना सब सारे क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी बतानी है इसमें, है ना? यस सर। क्या आंसर आ रहा है बताइए। सर थर्ड ऑप्शन आ रहा है। वर्क डन निकालना पड़ेगा यस सर। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। यस सर। सी आ रहा है क्या सबका? गुड इवनिंग एवरीवन। तमन, कुछ मुस्कान, सना, 3 बच्चों ने आंसर दिया यार, बाकी बच्चे ही बता दो। इतने सारे बच्चे हैं हमारे साथ। दीप्ति, रानी, जसनूर, नैना, परिधि, अंशिका, कार्तिक, इरम, करिए सॉल्व करिए। कितना आ रहा है वर्क डन, कितना आ रहा है? वर्क डन -6 जूल। -6 आ रहा है। यस अब सर। देखो, हाँ अब अपने आप साइन के साथ आ जाएगा ना बेटा, ठीक है। अब इसमें -6 जूल आ रहा है, सही आ रहा है, -6 इज द राइट आंसर। तो -6 क्या इंप्लाई करता है? -6 का मतलब यही तो हुआ कि जो फोर्स है जो वर्क कर रहा है आपका, वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट जाके कर रहा है। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। यस सर। कि फोर्स जो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में जाके वर्क करना पड़ रहा है उसको। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो फोर्स के अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो वर्क अपने आप नेगेटिव आने वाला है, बात तो क्या एक ही है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये बात आपको परेशान नहीं करनी चाहिए कि साइन क्या आने वाला है, ठीक है। रीअरेंजिंग करके और आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। 4 जूल आ रही है सबकी, यस सर। ठीक है। यस सर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। -2i कैप + 3j कैप डॉट 3i कैप। वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? F डॉट S, ये हो जाएगा -2i कैप + 3j कैप डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 3i कैप। कितना हो जाएगा ये? आई कैप के साथ आई कैप का -6, ठीक है। -6 आई कैप। नाउ -6 आई कैप बोल लो या -6 न्यूटन मीटर बोल लो, क्योंकि जे कॉम्पोनेंट जो है फोर्स का वो तो कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। जे कॉम्पोनेंट तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, तो 6 का भी 6 का स्क्वायर लेके अंडर रूट करके मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी 6 ही आएगा वो तो, है ना। तो आंसर इज -6 जूल, दैट इज योर वर्क डन, ठीक है। सिंस हमको पता है कि वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, है ना। नेट वर्क डन तो यही है, नेट वर्क डन यही है ना, -6 जूल। या Yes, कोई sir. और भी वर्क हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर, राइट। निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो टेक्निकली आपको काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालनी है, इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो कितना हो जाएगा ये? -6 प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये दी हुई है तुम कि कोई ऑब्जेक्ट जो था उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, बाद में डिस्प्लेसमेंट के बाद में फाइनल हुई है ना बेटा। इनिशियली तो 10 जूल थी, तो आंसर कितना आ जाएगा? -6 + 10 व्हिच इज 4। अब बताओ, ऐसे सवाल अगर ये पूछेंगे एग्जाम में तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे? कर पाओगे, राइट? हाँ भाई, यस सर। अगला सवाल करिए। द हाइट अप टू विच ऑब्जेक्ट कैन रिबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड। रिबाउंस या रीबाउंड एक ही बात है,
रीबाउंड्स फिर से टकरा के आ जाए, आपको वो हाइट निकालनी है, रीबाउंड की हाइट निकालनी। अगर सवाल समझ में नहीं आए तो बता देना, डिस्कस लिख सकते हो आप। ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली अच्छा है, अच्छा सवाल था ये। सर ये 50% काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? 50% काइनेटिक एनर्जी का यही मतलब है बेटा कि जब तक आपने जैसे 10 मीटर से ड्रॉप किया किसी बॉल को, आपको बोला जा रहा है कि वो 10 मीटर की हाइट से नीचे गई, जमीन पे टकराई, जमीन पे टकराई और टकरा के फिर से रिबाउंड हुई है। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी रिबाउंड टकराने से पहले, इम्पैक्ट से पहले, वो अगर के थी, तो टकराने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी आधी ही रह गई है, उसने लूज कर दी है वो इम्पैक्ट से, तो अब k/2 हो गई है, ये मतलब। ठीक है, ओके सर। स्ट्राइक से पहले के थी, स्ट्राइक के बाद हो गई है k/2। दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन इन द सवाल, और यही मतलब मेन पॉइंट भी है क्वेश्चन का। डिस्कस करें या हो रहा है? डिस्कस कर। हो गया? नहीं सर, डिस्कस कर। आया किसी का आंसर? नो सर। नो सर। या देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वैसे तो आप इसको बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? आपको बस चीजें समझ में आनी चाहिए, तो आप इसको पेन चलाए बिना सॉल्व कर लोगे। तो एक बार ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को, ठीक है? सवाल समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। है ना, एक बार सुन लो, सवाल भी सुन लो। सवाल में क्या बोल रहा है कि आपको एक पॉइंट लिया, मान लो आपने 10 मीटर ऊपर आप खड़े हुए थे अपने घर पे, आपकी बिल्डिंग में खड़े हुए थे, वहां से आपने बैल्कनी से या खिड़की से, विंडो से बॉल को ड्रॉप कर दिया, जो कि 10 मीटर की हाइट पे थी, जमीन से, ग्राउंड से। ठीक है, अब वो नीचे टकराई होगी, तो जब वो जाएगी, जो ऑब्जेक्ट फॉल करेगा 10 मीटर की हाइट से, तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा, यस सर। है ना? और इम्पैक्ट के टाइम तक भी करता रहेगा, यस सर। है ना? अब जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है उसको तुम mgh लिख सकते हो, इज दैट राइट? यस यस। सर। ठीक है, ध्यान से समझना बात। काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट से पहले पूरी कन्वर्ट होगी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी पूरी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, तो काइनेटिक एनर्जी भी इम्पैक्ट से पहले कितनी होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी ही तो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में बच्चा, और कौन सी एनर्जी है? आपने कोई स्पीड थोड़ी दी है उसको, बॉल को। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये इसमें कन्वर्ट हो रही है ना? अरे यार, लॉजिक समझ में आया सबको? आपने अगर कोई स्पीड दी हुई थी, बॉल को ऐसे जोर से फेंका होता नीचे, तो आपने पक्का उसको कोई काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करी होती, पर क्या आपने ऐसा किया? नहीं, आपने उसको ड्रॉप किया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी बॉल की, वो ही तो कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी mgh है, यही यस। काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी,
है ना। 10 भाई h हाइट पे होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। यस तो एंड तक Yes, आते आते पूरी कन्वर्ट हो जाएगी, एंड तक आते आते पूरी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इम्पैक्ट के पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, mgh ही तो होगी, yes sir. है ना। mgh ही तो होगी ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट। लेकिन इम्पैक्ट के बाद सवाल बोल रहा है तुमको कि आफ्टर इम्पैक्ट तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है ना, लॉस हो जाती है कोई भी रीजन की वजह से 50% रह जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट k/2 हो जाती है। ये समझ में आया सबको? यस सर। Yes. यस सर। तो ये बात ऑब्वियस ही नहीं है कि अगर इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो mgh थी या काइनेटिक एनर्जी mgh थी, तो टकराने के बाद जो हाइट पकड़ेगा आपका बॉल, है ना, हाइट अटेन करेगा, जो रिबाउंड हाइट होगी आप उसकी उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो mgh रिबाउंड होने वाली है। इज दैट राइट? Yes आफ्टर sir. इम्पैक्ट पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होने वाली है बॉल में वो कितनी होने वाली है, mgh रिबाउंड, है ना। रिबाउंड वाली हाइट जो है, जितनी रिबाउंड वाली हाइट है उतनी तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होगी उसमें आफ्टर इम्पैक्ट। बोलो हाँ या ना। यस सर। और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगी बॉल में, जो काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट हुई है उसी से तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी दोबारा, लेकिन इस बार पूरी नहीं हो पाएगी। भैया अगर आपकी mgh पूरी की पूरी ही कन्वर्ट हो जाती काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में लॉस भी नहीं होता, तो आपकी बॉल टकरा के उतनी ही ऊपर जाती। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक है। लेकिन आपकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है बीच में टकराने की वजह से, और इस वजह से अब वो हो गई है हाफ mgh। कितनी हो गई है? हाफ mgh। हाफ mgh। तो ये हाफ mgh शुड बी इक्वल टू नई वाली पोटेंशियल एनर्जी या फिर mgh रीबाउंड के बराबर। अब ये जो इक्वेशन है ये समझ में आई नहीं आई, ये बताओ। आ गई सर। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी mgh, राइट। यस सर। फाइनली काइनेटिक एनर्जी बन गई टकराने के बाद mgh/2। बोलो हाँ या ना। यस यस सर। अब जो ये तुम्हारा बॉल है, ये तुम्हारा जो बॉल है, ये टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है वो mgh/2 ही तो है बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कितनी एनर्जी स्टोर कर पाएगा ये, mgh/2 ही कर पाएगा अपने अंदर। यस सर। भाई अवेलेबल ही इतनी है ना, अवेलेबल ही आधी है तो आधी कर पाएगा। तो जितना हाइट ही अटेन करेगा, जो सवाल पूछना चाह रहा है तुमसे h रीबाउंड, वो निकालने का तरीका यही तो है कि भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी बची थी टकराने के बाद उतनी ही तुमने पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दी, विच इज mgh रीबाउंड। तो इसमें आप देख सकते हो कि mg से तो mg कैंसिल हो जाएगा और आपका h रीबाउंड जो है वो कितना आ जाएगा, h/2, यानी द आंसर शुड बी 5 मीटर। ये समझ में आया? Yes sir. यस सर। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट गेम है, कुछ भी लिखने का नहीं था इसमें। आप सीधे भी समझ सकते थे कि 10 मीटर से 5 मीटर हो गया। बताओ हाँ या ना, क्या आप समझ सकते थे इस चीज को, है ना। इसमें लिखने वाली कोई चीज नहीं है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रही है और कैसे कन्वर्ट हो रही है। अभी आया समझ में? यस सर आ गया। सिमिलर Yes. तरह का क्वेश्चन आएगा, कर पाओगे अगर और दूसरे Sir. क्वेश्चन, ठीक है। और ये बात सोचने वाली है बेटा, अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझते हो चीजों को, सोचने वाली है कि आपकी जो एनर्जीज है वो कंजर्व तो रहने ही वाली है ना, अगर लॉस नहीं हो रहा है तो, यस है सर। ना। तो हम इस चीज को अप्लाई भी तो कर सकते हैं क्वेश्चंस में। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो हम क्यों कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाते? आप सोच के करा करो ना कि भाई जितनी जो एनर्जी मिली है किसी बॉल, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वही काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी बन रही है ना। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, एक्सटर्नली तुमने कुछ लगा दिया, मान लो वर्क कर दिया, है ना, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ गए अकाउंट में, तो कुछ ना कुछ लॉस आ जाता है। जैसे तुमने देखा होगा, सुना होगा कि जो लॉसेस आते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी में वो जनरली आते हैं फ्रिक्शन की वजह से, या हीट लॉस हो जाता है। सुना है ये बात, सर। है ना। हमारी जो रोजमर्रा की लाइफ है उसमें यही तो होता है कि कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है या फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस आ रहे हैं। तो इस वजह से वर्क पूरा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है एनर्जी में, है ना, क्योंकि लॉस हो जा रही है।
तो जो लॉस हो जा रही है उसको काउंट कर लो, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई जा सकती है। वही चीज हमने इस सवाल में की, राइट? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला सवाल। At any instant of time, the displacement of any particle is given by 2t minus 1। जो भी उसकी SI यूनिट है उसमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको। आगे बोल रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। पावर पे सवाल है, काफी इजी सवाल है ऑब्वियसली। इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है तुमसे, क्या होती है इंस्टेंटेनियस पावर? एफ डॉट वी। Yes, Yes, sir. sir. क्या आंसर आया फिर बताइए? ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करना सीखना है अब, कम से कम उन चीजों में जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? एक्स दे रखा है 2t माइनस 1, एक्स दे रखा है 2t माइनस 1। अरे Yes, बोलो sir. कुछ तो बोलो। और पावर क्या होता है? एफ F डॉट dot वी, B. डॉट बी। यही होता है पावर, यस Yes. यस है ना? तो ऑब्वियस सी बात है वी निकालना है ना? वी कैसे निकालोगे? वी होता है dx बाई dt। बोल दो, कुछ बोल दो। यस और x दे रखा है 2t माइनस 1, ये यस डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना बेटा तुम, तो 2t माइनस 1 को डिफरेंशिएट कर दो, 2 बचेगा शायद, पावर हो जाएगा 5 इंटू 2। एंगल के बारे में इसने कुछ बताया नहीं है, सच 10 आंसर है आपका यूनिट में। हाँ जी, Yes, sir. यस ऐसे सवाल आए थे 2024 में, 2024 में आया था लास्ट, अभी जो रिसेंट है वो ये। The potential energy of a spring, long spring, when stretched by 2 centimeter is U. If the spring is stretched by 8 centimeter, potential energy stored in it will be। ये लो आ गया तुम्हारा स्प्रिंग का सवाल भी आ गया, करो। हो जाएगा ना? यस सर यस सर। हाफ के एक्स स्क्वायर। Yes, sir. इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा एक्स, है ना? मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? मीन पोजीशन पता है ना सबको, रेस्टिंग पोजीशन जिसको बोलते हैं, यस सर। है ना? तो रेस्टिंग पोजीशन से या कितना कंप्रेस कर दिया तुमने स्प्रिंग को, या कितना उसको स्ट्रेच कर दिया है, वो डिस्प्लेसमेंट लेना होता है एक्स, ठीक है? बताओ भाई, आंसर बताओ। रेशियो निकालना है आपको, U2 डिवाइडेड बाई U1 करके निकाल लो। क्या आंसर आया? सी सर मेरा ए ऑप्शन आया है। ए ऑप्शन कैसे आया बेटा? गलती कर दी कैलकुलेशन में, तमन बहुत गलतियां करते हो आप कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन की वजह से तुम पक्का एटलीस्ट 3-4 सवाल गलत करके आते होंगे पेपर में, मुझे ऐसा लगता है हर बार। और अगर पता है ना खुद के बारे में ये कि गलती हो रही है कैलकुलेशन में, तो क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्रॉस चेक करके ही आगे बढ़ना है पेपर में, है ना? चलो आंसर क्या है इसका भाई? सी ऑप्शन। कैसे निकाला? आपको U2 निकालना है, U1 का रेशियो के साथ निकालना है, U2 डिवाइड बाई U1। U1 मतलब जब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करी गई थी, और जब 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करी गई थी तब U2 आएगा, है ना? इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है? और क्या हो जाएगा ये? हाफ के x2 स्क्वायर, हाफ के x1 स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देते हैं हम इसको, है ना? यहाँ आपका जो x1 है वो दे रखा है कितना? 2 सेंटीमीटर या 0.02 मीटर, और x2 Yes. कितना हो जाएगा? Yes, sir. 0.08, 0.08 meter. ठीक है? तो ये तो ऊपर हाफ के तो डायरेक्ट कट जाएगा यार, तुमको डायरेक्टली लिखना है 0.08 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.02 का होल स्क्वायर,
इसमें क्या डाउट हो गया बेटा? 64/4 16 तो वैसे भी दिख रहा है तमन। सर मैंने 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना स्क्वायर लेने की जगह। क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, फॉलिंग आउट ऑफ वर्ड्स। प्लीज टेक केयर ऑफ दीज सिली मिस्टेक्स, है ना? ये आपके Yes. बहुत इंपॉर्टेंट मेहनत को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर 3-4 सवाल गलत हो जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस में भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्रॉस चेक करके आगे टिक करके आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं। Yes. इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं समझने का। ओके, अगला सवाल। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 1 मीटर। समझ में आ रहा है सवाल सबको, या दिक्कत आ रही Yes, समझने sir. में? Yes. अगर सवाल समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है किसी को, तो पूछ लिया करो, ऐसे बैठना नहीं है बस। ठीक है, ठीक है ना? आज के सर ये सवाल समझ में नहीं आया, सर ये चीज समझ में नहीं आई, है ना? बट ऐसे बैठना नहीं है इस क्लास में, चुपचाप सबको कंट्रीब्यूट करना है, सबको सॉल्व करना है। फोर्स दे रखा है, अब तुमको दिखना चाहिए कि वाई डायरेक्शन में मूव कर रही कोई पार्टिकल, तो उसके ही रिस्पेक्ट में फोर्स दे रखा है। बताया था ना 3 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक कांस्टेंट होगा, 2 तरह से वेरिएबल हो सकता है, या तो डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्टेंस के साथ, पोजीशन के साथ चेंज हो रहा हो, या टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल फोर्स है ये पोजीशन के साथ में चेंज हो रहा है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. y1 से y2 जा रहा है आपका पार्टिकल, 0 से 1। कैसे करेंगे भाई सॉल्व? एनी आइडियाज? सर इंटीग्रेशन F का इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया। एफ डॉट dy डी वाई, बहुत बढ़िया। कहां से कहां तक जाएगा और इंटीग्रेशन? 0 से 1 0 से 0 से 1 जाएगा ना, दिख रहा है साफ यार। Yes, sir. sir. पार्टिकल ही तुम्हारा 0 से 1 जा रहा है, तो इंटीग्रेशन भी 0 से 1 ही करना पड़ेगा ना, फोर्स क्योंकि उसी के बीच में निकालना है। यार ये ऐसे सवाल में भी टाइम लगाएंगे क्या आप लोग? अब second answer. चैट में लिखा है क्या? कहाँ लिखा है चैट में? Sir क्या second आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है। yes sir. The second option. हाँ सही है, Yes. बी ऑप्शन सही है। तो लेकिन बेटा जल्दी करो, मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे सवालों में टाइम नहीं लगना चाहिए ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इज दैट राइट? Yes sir. है ना? Yes. Yes, sir. क्या हो जाएगा वर्क डन? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी वाई। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट तुम्हें करना है 0 से 1, ये दिखना चाहिए आपको, क्योंकि Yes, ये sir. 20 + 10y, तो ये आपका हो गया फोर्स, और dy आपका हो गया, जिसके साथ आपको इंटीग्रेट करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब आपको ऑब्वियसली बात है कि आप को कोई जो है 0 से 1 जा रहे हो आप, है ना, वाई डायरेक्शन में, और कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि एंगल भी इनके बीच में नहीं है ना, 0 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है लेने में, है ना। 0 cos 0 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उस चीज को। तो आपको बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना है। तो 20 × dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है भाई? 20y Yes sir. प्लस 10y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10y square by 2. 10y² 2। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ था? 0 से 1 लिमिट थी हमारी, तो है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 20 + 10/2 5, Yes. है ना, -0 विच इज 25 जूल। Yes sir. ऐसे सवालों में आपको 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, तब आप जाके उन सवालों में टाइम बचा पाओगे जो जेन्युइनली टाइम टेकिंग। जैसे ये वाला सवाल, इसमें आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम, अच्छा सवाल भी है ये। ठीक है, तो जब आप इजी सवाल जल्दी करोगे ना बच्चों, तब जाके आप थोड़ा ऐसा सवाल जिसमें टाइम लग सकता है उनको टाइम दे पाओ। चलिए भाई करिए, सवाल टाइम टेकिंग नहीं है ये, पर अच्छा सवाल। समझा देता हूं मैं, एक बार पढ़ लो पर पहले तो। हैव अ रीड, लेट मी नो इन द चैट अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो।
सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, कैसे किया? सर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके। कैसे, क्यों, कैसे दिमाग में आया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना सर जब हम सर्कुलर मोशन में मोमेंटम तो कंजर्व ही रहता है ना, तो फिर मैंने लगा दिया। है? बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहेगा कैसे किया? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा? आंसर तो तुमने दिया है, दो तीन जनों ने आंसर दिया है यार, कैसे निकाला फिर आंसर? हाँ, अरे वो उसने सही बोला है। मेरे को तो बस रीजन बता दो ना तुमने कंजर्व किया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, ये चीज आपके दिमाग में आ गई, यही बहुत बढ़िया बात है, पहली बात। ठीक है, कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पा रहे हो उसमें, क्योंकि दैट इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन कब करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, ये तो पता होना चाहिए ना, ये तो बहुत बेसिक चीज है। क्योंकि अरे नहीं पता किसी को, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब किया जाता है जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा हो सिस्टम पे। ये तो पता होना चाहिए ना बेटा, ये तो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है कई बार। हाँ कार्तिक, वेरी गुड। तो यहाँ पे लग रहा है क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क हमारे सिस्टम पे? नो सर। है ना, कोई एक्सटर्नली टॉर्क नहीं लग रहा है। जब एक्सटर्नल टॉर्क ही एब्सेंट है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब नहीं, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ये चीजें आपके दिमाग में फ्रीक्वेंटली आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा नॉर्मल होना चाहिए आपके लिए अभी। जैसे तुम्हारे लिए वो चीज नॉर्मल हो गई है ना, एन इक्वल टू एम जी कर देते हो तुम हर जगह पे, है ना। यस कहीं सर। भी तुमने एम जी देखा, उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देखी, तुम कुछ भी नहीं सोचते, एन इक्वल टू एम जी सबसे पहले लिख देते हो तुम, जैसे 2 2 4 पढ़ते थे बचपन में, वैसे कर देते होते। ठीक है, तो उतना नॉर्मलाइज कर लो इस चीज को भी, कंजर्वेशन करने को, एनर्जी का हो, मोमेंटम का हो, बस कब करते हैं ये पता होना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व क्यों कर रहे हैं किसी भी जगह पे, किसी भी सवाल में, क्योंकि एक्सटर्नली और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा उस केस में, इसलिए हम कंजर्व करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और मोमेंटम कंजर्व तो हम करते ही है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व भी क्यों करते हैं यहाँ पे, लीनियर कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नली टॉर्क प्रेजेंट नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होता तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। चलो भाई, कर देते हैं फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना इस चीज में कि सर कैसे कर दोगे? नो हाँ? बुरा तो नहीं मानेगा कोई? ठीक है, नहीं मानेगा तो कर देते हैं फिर। क्या हो जाएगा भाई? कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, बाय द वे? कैपिटल एल से। कैपिटल एल से। तो एल इक्वल टू एल डैश, ठीक है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। अब तुम लोग बताओ मुझे कि क्या होगा इनिशियल और फाइनल। एम Initial- बट आर नॉट। आर नॉट एम बी नॉट। I'm not able to listen, मतलब अंडरस्टैंड एनीथिंग। आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चों, दोबारा बोलो एक बार। एम वी नॉट आर नॉट। हाँ, वेरी गुड। ये क्या होगा, इनिशियल होगा या फाइनल होगा? ये इनिशियल। इनिशियल होगा, ठीक है। एम वी नॉट इंटू आर नॉट, ये कैपिटल आर नॉट एक ही चीज है, कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आर नॉट ये इनिशियल हुआ। अरे ये Yes, इनिशियल sir. हुआ, एमवीआर होता है ना, एंगुलर मोमेंटम। और फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल क्या हो M- जाएगा? एम वी डैश इंटू आर नॉट बाई 2। आपका जो रेडियस है वो आधा हो जा रहा है, ये बात दिख रही है सबको? यस सर। यस। और उसकी वजह से स्पीड में भी चेंज आना चाहिए, सेम स्पीड रहेगी क्या? नहीं रहेगी सेम स्पीड। तो सर। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? सबको समझ में आती है ये बात, यस। है ना? यस तो नया वाला जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, एम वी डैश आर नॉट बाय 2। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। एम, स्क्रीन दिख रही सबको? यस यस सर। मेरा क्या थोड़ा सा इंटरनेट शायद फजी हो रहा है अभी, हो सकता है आपको सुनाई भी नहीं दे ढंग से, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? एम Yes, वी sir. डैश आर नॉट बाई 2। यहाँ से मुझे जल्दी से बता दो कि जो नई वेलोसिटी है वो कितनी आई है? 2 वी नॉट। टाइम्स ऑफ वी नॉट।
2v0 यस सर। ना, दुगनी हो गई है आपकी स्पीड। तो अब क्या करें? अब सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बहुत नहीं बढ़िया। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी वो कितनी हो जाएगी? हाफ mv² हो जाएगी इस चक्कर में। यस इनिशियल इक्वल टू फाइनल नहीं, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी वो हाफ mv² हो जाएगी। डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हो ना बेटा, यस डायरेक्टली आप उसको लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो जो आपसे सवाल में पूछी जा रही है, हाफ mv²। बस इसमें जो m और सॉरी इसमें जो v है वो v डैश होगा, है ना। इसमें जो v है वो v डैश होगा। तो कितना हो जाएगा ये? हाफ इंटू m इंटू 2v0 का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये? हाफ इंटू m इंटू 4v0 स्क्वायर। हाँ तो 2 बचा ना, यस सर। 2mv0 स्क्वायर। यस सर। कौन सा ऑप्शन है? सी थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। इसमें बताओ, आप कोई डाउट है इसमें? नो सर। सर। क्यों करा हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, वो समझ में आया सबको? यस सर आ गया। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। चलो भाई एक सवाल करो जल्दी से, ग्राफ वाला। ये वाला ग्राफ वाला सवाल इजी है, इसके अगला वाला थोड़ा अच्छा सवाल है, वो करेंगे। लेकिन इसको जल्दी से सॉल्व करके बता दोगे तो। इसको जल्दी से सॉल्व करके आप बता देंगे तो अगला वाला सवाल हम जल्दी कर पाएंगे, जो कि अच्छा सवाल है। ये बहुत इजी सवाल है। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर, 12 मीटर का जो उसका डिस्प्लेसमेंट था, उसकी वजह से जो वर्क डन है वो आपको बताना है। आई होप कि सबको कर्व विजिबल है। जो कर्व बन रहा है, जो ग्राफ बन रहा है, वो सबको विजिबल है। यस सर। हाँ भाई क्या आंसर है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। 13 जूल। यस यस सर। 13 जूल आया सबका? तो बहुत इजी सवाल है, क्योंकि हमको पता है वर्क डन जो होता है वो क्या होता है? एरिया अंडर द एफ डी कर्व या एफ एस कर्व। एरिया अंडर द एफ एस कर्व, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंडर जो एरिया है वही हमें वर्क डन दे देगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका ये कर्व। तो ये वाला एरिया प्लस दिस एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 × 7 - 3। और ये वाला आप क्या लिख सकते हो? प्लस ये वाला कितना हो हाफ। जाएगा? हाफ हाफ इंटू इंटू 5 12 इंटू - 7 इंटू 5 × 2। 2। 2। तो कितना हो जाएगा भाई? दिस इज 4 × 2 = 8। दिस इज 5 5। इंटू 2, 10/2, 5। कितना आ गया? 13 जूल। 13 जूल। बहुत ही आसान सवाल, बहुत इजी सवाल। अगला सवाल करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास दिया हुआ है 500 ग्राम। इनिशियली रेस्ट पे था, है ना। उस पे आपने लगा दिया कुछ वेरिएबल फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से चेंज होने वाला फोर्स लगा दिया। अब तुमको बताया जा रहा है कि जो वेलोसिटीज है ऑब्जेक्ट की वो आपको निकालनी है ना। एक तो x = 8 पे जब पोजीशन होगी आपके पार्टिकल की, तब आप बता दो कितनी वेलोसिटी, और x = 12 पे ग्राफ को देखते हुए आप बता दो कितनी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व कीजिए। सवाल समझ में आया ना बच्चों? यस सर। यस सर।
आया आंसर किसी का? नो सर। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे मत करो। ये तो तुम लोगों को अब तो कर लेना चाहिए सवाल, अब तो आना चाहिए आप लोगों को ये। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व निकलेगा, वर्क डन, ये समझ में आती है बात? Yes. यस सर। तो उसको यूज करने का ट्राई किया तुमने यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। कैसे कैसे किया बताओ, क्या आया वर्क, क्या आया? जैसे मेरे को अगर 8 x = 8 मीटर पे निकालना है अपना वेलोसिटी, तो x = 8 मीटर तक कितना एरिया आया है निकालने का ट्राई किया तुमने? यस सर। क्या आया आंसर? 130। 130 जूल आ गया। यस सर आ गया। तो फिर वेलोसिटी कैसे नहीं आई तुम्हारी? सर आगे समझ नहीं आया क्या कर। यार ऐसा लगता है मुझे, मेरी जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, ये पूरी मेहनत, तुम्हारी मेहनत, ये सब वेस्ट जा रही है। क्योंकि तुम लोग अप्लाई तो कॉन्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो। या तो तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल दे दे तो तुम कर देते हो, या फिर तुमको बताएं कि भाई हाँ ये फॉर्मूला लगाना है बेटा अगले सवाल में, तब तुम सर फॉर्मूला लगाते हो। सर फॉर्मूला वो लगेगा ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी वाला, एक पॉइंट पे निकाल लिया ना। F.V क्या होता है तमन? ओ सॉरी, ये नहीं लगेगा, होता है। ये पावर होता था। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू गाइस राइट नाउ, वेरी डिसअपॉइंटेड। वर्क डन अगर आप निकाल पा रहे हो इस सवाल में, तो उसके आगे क्या करना चाहिए ये तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। इतना तो तुमने पढ़ लिया है। V square. काइनेटिक एनर्जी। तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है अगर तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है तो यार? सवाल समझो ना, सवाल पूछ रहा है वेलोसिटी, ऑब्वियसली यू विल बी यू हैव टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। और क्या करोगे आप बताओ, और कहां से वेलोसिटी लेके आओगे? समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? वेलोसिटी लाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम है या नहीं है? Yes, sir. यस सर। है ना? इफ यू आर एबल टू फाइंड द वर्क डन, all you need to do is just equate it with change in kinetic energy, half delta k। उल्टा लिख दिया मैंने, डेल्टा के। ठीक है, यही तो लिखना है बेटा। जब आप वर्क निकाल पा रहे हो तो वेलोसिटी निकालना तो बहुत आसान हो गया। अब देखो सबसे पहले वर्क निकालते हैं एट x = 8। x = 8 पे जब आप जाओगे और यहाँ से आपने स्टार्ट किया है रेस्ट से, तो आपको ये दिख रहा होगा कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में ये वाला जो एरिया है ये आपको दे देगा टोटल वर्क डन। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब ये वाला वर्क तो, ये वाला एरिया तो आपका हो गया 20 × 5 विच इज 100, प्लस ये छोटा वाला जो बॉक्स है, छोटू बॉक्स, इसका एरिया कितना हो गया? 30। 3 × 10 है ना, 8 - 5 3 बन गया, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से तो 30 बन गया। तो ये आ गया आपका वर्क डन, आ गया 130 जूल। नाउ यू नो कि ये जो वर्क किया होगा इस पार्टिकल पे, फोर्स ने जो ये वर्क किया होगा, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में के बराबर हो गया होगा, है ना, या फिर उसमें यूज हो गया होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। तो आप सीधे 130 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? इनिशियली रेस्ट पे था तो हाफ mv² - 0 लिखोगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। सो यू कैन इजीली फाइंड ना बेटा वेलोसिटी। यहाँ से m दिया हुआ है 500 ग्राम, क्या हो जाएगा v²? 130 × 2 260 डिवाइडेड बाय मास। मास को क्या लिखूंगा मैं? मास को क्या लिखूंगा मैं? 500 × 10⁻³ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नीचे आएगा 500, ऊपर 1000 ले जाओ, ऐसे लिख दो या तो, यस सर। है ना, ऊपर 1000 लिख दो, एक ही बात है। कन्वर्ट करना है आपको तो बस किलोग्राम्स में। तो ये कट हो जाएगा, 5 से 10 कट हो जाएगा, 2 टाइम्स कितना आ जाएगा v²? 26 × 2, है ना, विच इज लाइक, विच विल अप्रोक्सीमेटली कम एज 520। 520. हाँ 520, बट अप्रोक्सीमेटली इट विल कम एज 2√130। तो 130 का तुम्हें निकालना पड़ेगा अंडर रूट। अप्रोक्सीमेशन में काम चलेगा इसमें, 22.8 मीटर पर सेकंड आएगा वैसे तो आंसर, बट आप इसको निकाल के अप्रोक्सीमेटली 23 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो।
क्योंकि ये बनेगा ना 2√130 बनेगा, ये v जो बनेगा v वो बनेगा इतना। ठीक है, समझ में आया ना? ये Yes, 4 sir. इंटू 130 तो बनता है 520, है ना? तो Yes. ये अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर इतना दे देगा, 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली एक आंसर निकालना है, फिर x इक्वल टू 12 पे भी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सेम ही तरीका है ना? वर्क निकाल दो एरिया अंडर द कर्व से, x इक्वल टू 12 ये रहा, x इक्वल टू 12 दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, उस पे एरिया निकाल दो। कौन कौन से एरिया? अब इसमें सारा हो जाएगा, ऊपर वाला Yes. पूरा लो, ABDO जो था आपका ये 8 तक जो एरिया था ये पूरा लो, है ना? तो ये हो जाएगा 130। उसके अलावा आपको जो नीचे जो एरिया जा रहा है वो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाला एरिया लेना पड़ेगा, उसके अलावा ऊपर वाला एरिया लेना पड़ेगा जो आपका लास्ट में स्क्वायर का बचता है। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, ठीक है, अब इसमें जो एरिया है वो ये वाला मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये कुछ ऐसे बन रहा है, तो ये ध्यान से समझना। 20 तक तो ये ऐसे गया है, 20 तक तो ये ऐसे गया है, और उसके बाद नीचे एक छोटा सा ट्राइंगल है जो 25 तक जा रहा है, -20 और -25 तक। ये दिख रहा है सबको फिगर में? ठीक है, yes, तो आपको इस ट्राइंगल के लिए जो आप लोगे ना हाइट, वो 5 लोगे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, yes, sir. तो ये हाफ इंटू 2 इंटू हाइट कितना 5, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला इस ट्राइंगल का। और इस रेक्टेंगल का निकाल के ऐड कर देना। तो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट आंसर कितना आ रहा है, या बताना पड़ेगा सॉल्व करके कैसे निकालेंगे एरिया? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हर एक फिगर के का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टोटल आंसर निकाल पाओगे। तो एरिया आपका टोटल जो आएगा वर्क डन जो कि बन जाएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 105 जूल। ठीक है, अब 105 आपको लग रहा होगा सर ये तो कम आ रहा है, ये लगेगा Yes, sir. कम कैसे आ रहा है सर? हमने तो बहुत सारी चीजों को ऐड किया है। माइनस किया नीचे वाले माइनस हो जाएगा नीचे हाँ, वाला। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एरिया जो होता है वो साइन के साथ लिया जाता है ना? ये ऐसे जब एरिया निकालते हो इसमें A1 माइनस A2 करते हो, राइट? Yes, sir. तो ये तो नेगेटिव एरिया है ना बेटा, तो पूरा एरिया नेगेटिव है ये वाला। तो इसको तो आप माइनस करोगे ना, माइनस एरिया, राइट? तो ये कम ही बनेगा ऑल ओवर। अभी क्लियर है? ठीक है, Sir. इससे आप निकाल लेना V2। आप हाफ mv स्क्वायर करके निकालोगे इससे वेलोसिटी, तो वो मतलब अच्छा हाफ ऑफ हाफ mv स्क्वायर, क्या दे रखा है इसने? हाँ ठीक है, तो वेलोसिटी निकल जाएगी इससे। यस ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ मैं, 20.6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। दैट इज सी ऑप्शन। आगे चलें? यस ठीक है, वर्क पर एनर्जी की और फॉर्मूले कर लेना प्रैक्टिस। अभी मैं आपको बस फॉर्मूले एक बार ये रिवाइज करा देता हूँ कोलिजन्स के। ठीक है, इसमें कुछ चीजें होती है यार। वर्क पर एनर्जी हमारा हो गया है, आप कर लेना सवाल प्रैक्टिस, उसके अलावा जितने भी हैं PYQ से। कोई डाउट है किसी को WP में अभी? No, sir. नो सर। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो चीजें बताइए आज की क्लास में वो याद रख लेना बस। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन ये थोड़ा हम डिस्कस कर भी चुके हैं। एफ नेट होता है MA और P नेट होता है MV। अब इसमें जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो अभी तक हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास समझते हो और पढ़ चुके हो तो आपको सेंटर ऑफ मास के लेने होते हैं पूरे सिस्टम का। जब आप बात कर रहे होते हो सेंटर ऑफ मास, आपको पता है ऐसी जगह जहाँ पे हम मानते हैं कि सारा मास कंसंट्रेटेड है किसी बॉडी का, है ना? अज्यूम करते हैं जहाँ पे हम, है ना? वो हम पढ़ेंगे भी सही, सेंटर ऑफ मास हम पढ़ेंगे भी सही कल वाले लेक्चर में, तो उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। ठीक है, आपको जो समझने वाली बात है, वैसे पता होगा ना, थोड़ा आइडिया तो होगा सब चीजों का, सेंटर ऑफ मास क्या होता है वैसे आइडिया तो होगा थोड़ा सा, कि नहीं है? अरे हाँ ना तो बोलो यार, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल बच्चों? Yes, sir. यस सर। बीच में आवाज चली गई थी क्या? No, sir. कुछ बोलो यार, हाँ ना तो बोलो। सेंटर ऑफ मास हम कल पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया है क्या होता है या नहीं आइडिया है? फिर से चुप हो गए हो भाई, क्या बात है?
एम आई ऑडिबल बच्चों? यस सर। अरे यार यस सर नो सर ही बोलते हो क्या तुम लोग? अरे ऐसा लगता है तुम्हें पढ़ा के मैं एआई को पढ़ा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ना जो, ऐसा लगता है कि उनको पढ़ा रहा हूँ मैं। जो कमांड देते हैं बस उसी पे एक्ट करते हो तुम लोग यार, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो आप नो बोल सकते हो बेटा, नो बोल सकते हो, अलाउड है नो बोलना, है ना। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा क्या होता है सेंटर ऑफ मास, कोई ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये इंश्योर करना है कि जो नेट फोर्स लग रहा है आपकी बॉडी पे वो जीरो है। अगर ऐसा है तो आपका जो मोमेंटम है, नेट मोमेंटम, वो कांस्टेंट रहता है ना, आप कंजर्व कर सकते हो मोमेंटम। और आपका जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट रहता है, सेंटर ऑफ मास की बात अगर हम करें तो। कब? जब नेट फोर्स किसी बॉडी पे जीरो लगेगा। अब इसमें दो केसेस बनते हैं, या तो आपका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का जीरो हो, अगर आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो इसका मतलब है कि आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है, आपके जो दूसरे पार्टिकल्स हैं सिस्टम के वो मूव कर रहे होंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। किसी बॉडी पे, जैसे मान लो मैंने ये बॉडी ली है सिमेट्रिकल बॉडी, तो मैंने माना कि इस बॉडी का हर एक पार्टिकल अलग अलग तरीके से मूव कर रहा होगा, लेट से, है ना, सब पार्टिकल की लेट से अलग अलग स्पीड होगी। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस बॉडी को सॉल्व करूंगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और इसका मास अगर 2 किलोग्राम है, तो मैं इसका मोमेंटम लिख सकता हूँ 20। अरे बोलो भाई, हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका जो मैं ये वेलोसिटी अज्यूम करता हूँ ना, पूरी बॉडी का 10, वो एक्चुअली सब हर पार्टिकल का थोड़ी ना होगा इस बॉडी में। लेकिन मैं अज्यूम क्या करता हूँ कि इस बॉडी के जो अलग अलग पार्टिकल हैं उनका अगर कुछ अलग अलग मास है, M1 M2 ऐसे कुछ मासेस हैं, तो उन सब का एक एवरेज ले लेता हूँ मैं बेसिकली ना, अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा इस पॉइंट पे, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड इस बॉडी की स्पीड बोल रहा हूँ, यानी कि मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी भी मूव नहीं कर रही होगी, बिल्कुल भी। आपकी बॉडी के और दूसरे पार्टिकल्स हो सकता है मूव कर रहे हो, इसका मतलब बस ये है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है। बात समझ में आई? यस यस सर। और ऑब्वियसली अगर वो जीरो नहीं है तो वो मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। ऐसा कब है, ये पूरी केसेस की बात कब हो रही है, जब एफ नेट जीरो है, तो आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। आपके काम की बात बस इतनी है, बाकी चीजें आप जब सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होने का मतलब ही यही होता है कि आपका एफ नेट जीरो है और स्पीड भी जीरो है सेंटर ऑफ मास की। निकालने का तरीका क्या होता है ये समझ लो। सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या होता है, तो अगर आपको लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में, तो आप कैसे करोगे। आपने लिया एक छोटा सा पार्टिकल जिसका मास था m1 और उसका पोजीशन वेक्टर ले लिया r1, ऐड कर दिए उसमें m2 और m2 का पोजीशन वेक्टर r2, और ऐसे सारे पार्टिकल्स आपने ऐड करते गए आप m इंटू r, और डिवाइड कर दिया उसमें आपने सारे पार्टिकल के टोटल मास से m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये आपको जो देगा निकाल के, वो देगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। फॉर्मूला समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, Yes, दिस इज sir. द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियसली वी विल डिस्कस इट इन फर्दर इन टुमारोज क्लास, रोटेशन के साथ हम पढ़ेंगे इसको, और इस पे एप्लीकेशंस भी लेंगे, थोड़े क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये नोट्स जो है आपके काम आएंगे जब आप कोलिजन का रिवीजन करोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, परेशान मत होना, इसमें एक एग्जाम्पल भी है जिसको आप समझ सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, इस तरह के सवाल बन जाते हैं। तो अभी मैं आगे चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ये, तो थोड़ा कल वाले क्लास में जब हम उस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट हम बात करते हैं कोलिजन की। ठीक है, तो कोलिजन का मतलब सबको समझ में आता होगा, टकराना, यस है ना। सर। Yes. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है। इसमें आपको जो चीजें समझने वाली हैं वो समझ लो बस जल्दी से। दो तरह के कोलिजन की जनरली हम डिस्कशन करते हैं, हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन में डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अगर दोनों हेड ऑन, मतलब सॉरी, अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपका लाइन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में ही है,
यानी सेम है, LOM और LOI सेम है, तो आपका जो कोलिजन हो जाएगा वो हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। और अगर आपका लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग अलग है तो फिर उसे ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। अब लाइन ऑफ मोशन तो समझ में आता होगा सबको क्या हो रहा है ना भाई। जिस डायरेक्शन में आपका, जैसे ये M1 पार्टिकल है, ये जाके टकराने वाला है M2 से, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा उसी को लाइन ऑफ मोशन बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना, इसमें कुछ ऐसे अलग से रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होता है वो भी जैसा उसका नाम सजेस्ट करता है वही होता है, ठीक है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब जब टकरा गए, है ना, टकरा गए हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, कोलिजन हो गया है, तो जो लाइन कनेक्ट कर रही है उनके सेंटर ऑफ मासेस को आफ्टर द कोलिजन, उसको बोलते हैं आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो अगर वो लाइन ऑफ मोशन के साथ ही होता है, जैसे मान लो तुमने क्या किया, एक टेबल ली, टेबल पे ऐसे बॉल्स रख दी, एक बॉल यहाँ पे रखी थी, एक बॉल यहाँ पे रखी। अब तुमने इसको तो रेस्ट पे रखा, दूसरी नंबर की बॉल को, M2 वाली को, और M1 जिसका मास था उसको तुमने ऐसे फोर्स लगा के धक्का मार दिया। अभी चला अपनी स्ट्रेट लाइन में, टक्कर मारी इस बॉल के, और टक्कर मारने के बाद लेट से M2 वाली बॉल तो इधर चली गई, M1 वाली बॉल इधर चली गई, लेकिन गई ये इसी स्ट्रेट लाइन में। तो कौन सा कोलिजन हुआ ये? दिस इज हेड ऑन कोलिजन। कौन सा हुआ बच्चों ये? Head on. हेड ऑन कोलिजन। वहीं अगर आपका ये बॉल जब इसको टक्कर मारा कोलाइड हुआ इसके साथ, तो अगर ये चला जाता किसी एंगल पे नीचे, और ये वाला फर्स्ट वाला बॉल भी किसी एंगल पे चला जाता जो कि आपकी इनिशियल डायरेक्शन से अलग होता, जैसे ये आपका इनिशियल डायरेक्शन था, लेकिन जो इम्पैक्ट के बाद में डायरेक्शन हो गया वो ऐसा कुछ हो गया, तो अलग हो गए ना, LOM और LOI अलग हो गए ना, Yes, सेम sir. डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज ओब्लिक कोलिजन। ये बेसिक डिफरेंस है हेड ऑन और ओब्लिक, ठीक है। थ्योरी है, इसका कोई डायरेक्ट यूजेज नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताई गई है। लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों ही सेंटर ऑफ मास से पास करते हैं। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना सकता है इस चीज पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली लाइन को बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, Yes, sir. ये मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। चेंज इन मोमेंटम होता है, लेकिन सिंस इसका यूज हो जाता है यहाँ पे भी, कोलिजन में भी, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स में डाल दिया है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। कोफिशिएंट Yes, ऑफ sir. रेस्टिट्यूशन, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिसपे कि जिसका यूज होता है कोलिजन में, ठीक है। तो ये यूज कर बेसिकली आपका जो सेपरेशन वेलोसिटी है उसका रिलेशनशिप निकालने का तरीका है अप्रोच वेलोसिटी से, या फिर रेशियो है दोनों का, आप ये बोल सकते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन is nothing but the velocity of separation of point of contact divided by velocity of approach of point of contact, ठीक है। velocity along the line of impact हम लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। सेपरेशन के बाद जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसकी वेलोसिटी आपको लेनी है, और डिवाइड करनी है अप्रोच यानी जब इनिशियली आ रहे थे वो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये U1 और U2 अप्रोच वेलोसिटीज है। कौन सी वेलोसिटीज है ये? Approach. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि भाई अप्रोच किससे कर रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटीज क्या है। और V1 और V2 क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. इनिशियल और फाइनल का एक अलग नाम है और कुछ नहीं है, परेशान मत हो, नए नाम देख के परेशान मत हुआ करो, है ना। समझ, जो चीज है वो समझ लो बस, ठीक है। अब 3 तरीके से ई की वैल्यूज आती हैं और उसके हिसाब से हम बताते हैं कि उसके बेसिस पे कोलिजन किस तरह का हुआ है। तो ये नाम आपने सुने होंगे, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और पार्शियल इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें जनरली आप इलास्टिक कोलिजन वाले सवाल ही करते हो, कभी कभी हो सकता है इनइलास्टिक भी हो जाए। और ऐसा कब होता है, कब कैसे डिफाइन होते हैं ये, कि अगर ई की वैल्यू 1 है, यानी कि जो वेलोसिटी है ना, सेपरेशन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, उतनी ही अप्रोच वेलोसिटीज का भी था डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी वैसी थी, तभी तो इलास्टिक कोलिजन हुआ। तो ई की वैल्यू 1 इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है। ई की वैल्यू अगर 0 हो जाए, जनरली ऐसा होता है कि, जनरली नहीं मतलब ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपकी बॉडी चिपक जाए। देखा है आपने कभी कि जिस Yes, sir. मतलब
एक बॉडी से दूसरी बॉडी का तुमने कोलिजन कराया और वो उसी के चिपक के और दोनों साथ में आगे जा रहे हैं। ऐसा देखा है कभी? देखा होगा कभी। किसी भी तरह के कोलिजन हो सकते हैं यार, है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी कि तुमने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को हिट किया तो वो दोनों अलग ही हो जाएं बाद में कोलिजन के। ऐसा भी तो हो सकता है चिपक के अब आगे जा रहे हैं। तो वो जनरली केसेस इनइलास्टिक कोलिजन के हो जाते हैं। ठीक है, जनरली E इक्वल्स टू 0 ही एकमात्र डेफिनेशन है लेकिन उसकी। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन E इक्वल्स टू 0 पे होता है, ये तुमको याद रखना और कुछ नहीं। इलास्टिक E इक्वल्स टू 1, पार्शियली इलास्टिक मतलब अब ऑब्वियसली E इक्वल्स टू 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। अगर उन दोनों के बीच की कोई वैल्यू है तो आपको बोलना है कि ये पार्शियली इलास्टिक कोलिजन हुआ। जनरली जो हम डिफाइन करते हैं वो E के ऊपर नहीं करते हैं, क्लासिफाई करने का तरीका E पे ऊपर है, लेकिन डिफाइन जो हम करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के लॉस के ऊपर करते हैं। बेसिकली हम ये बात कर रहे होते हैं कि कोलिजन तो हो गया, लेकिन क्या तुम्हारी बॉडीज की जो काइनेटिक एनर्जीज थी वो चेंज हुई क्या? जैसे कि परफेक्ट एग्जांपल, अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक सवाल सॉल्व किया था, याद आ रहा है? एक बॉल को नीचे जमीन पे तुमने हिट किया था और इम्पैक्ट के बाद तुमसे पूछ ली थी, क्या पूछी थी तुमसे? कि उसकी रीबाउंड हाइट बता दो। याद आ रहा है ऐसा कुछ? एक सवाल किया था हमने। यस सर। तो बेटा उसमें कोलिजन ही तो हुआ है ग्राउंड के साथ में आपकी, इस बॉल का हुआ है नहीं हुआ है? यस सर। इसके अलावा क्या आपको ये याद आ रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी आधी रह गई थी, लॉस हो गई थी, यस सर। है ना। तो कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आए, कितनी लॉस हुई है, उस बेसिस पे हम कोलिजन को डिफाइन कर देते हैं कि ये इलास्टिक हुआ है, पार्शियली इलास्टिक था या इनइलास्टिक था। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है कोलिजन का, बाकी सब फॉर्मूले हैं, सॉल्व करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं तुमको, इसको गो थ्रू कर लेना। ई निकालने के तरीके हैं, जैसे कि अगर 4 मीटर पर सेकंड से m1 जा रहा था आगे और m2 भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, कोलिजन के बाद से अगर इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई, 3 और 4 हो गई टकराने के बाद, तो ई की वैल्यू 1/2 निकली है। कैसे निकाली हमने? 4 - 3 डिवाइडेड बाय 4 - 2। 4 - 3 यानी कि m1 की वेलोसिटी इनिशियल और आफ्टर, उनका आपने डिफरेंस निकाला, आपने डिवाइड किया इसको m2 की वेलोसिटी इनिशियल और आफ्टर से। बस इसमें आपको नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में फाइनल वाली से माइनस करना है इनिशियल वाली, ये याद रखना। ठीक है, कुछ सवाल आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसको यूज कैसे करना है। कुछ एग्जांपल्स मैंने और दिए हुए हैं इसमें, उन एग्जाम्पल को आप यूज करके मतलब पढ़ के एक बार समझ सकते हो। बाकी तुमको कुछ क्वेश्चंस तो इस पे सॉल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने पे समझ में आएगा। मैं इसमें 2-3 चीजें और एक बार बता जाता हूँ आपको। हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन के बीच में जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, मतलब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, वो क्या होते हैं। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो मोमेंटम आप कंजर्व कर देते हो एक तो, और काइनेटिक एनर्जी को भी आप कंजर्व करते हो क्या? इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी भी आप कंजर्व कर देते हो, है ना। तो ये एक चीज है जो आपको यूज करनी है कि अगर आपका हेड ऑन कोलिजन हो रहा है लेट्स से, और इलास्टिक कोलिजन हुआ है, ऑब्लिक कोलिजन पे सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, तो ऑब्लिक कोलिजन को लेकर इतना परेशान मत होना। कोलिजन पे अगर सवाल आया भी तो जनरली वो हेड ऑन कोलिजन ही डिस्कस करेगा आपके साथ। ठीक है, तो वो एक बार समझ लो अच्छे से। u1 वेलोसिटी थी तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी m1 की, और u2 वेलोसिटी थी m2 की। टकराए दोनों, टकराने के बाद m1 की हो गई v1 और m2 की हो गई v2। आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपको मोमेंटम कंजर्व करना है। मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। क्या बोला मैंने? मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। ऑलवेज बी कंजर्व्ड बोला है, ऐसा नहीं केस के साथ बोला है, कोई कंडीशन के साथ बोला है। क्या बोला है? ऑलवेज बी कंजर्व्ड। ठीक है, यानी इनइलास्टिक कोलिजन हो या कोई सा भी हो, इलास्टिक हो, कंजर्व्ड रहेगा वो। इनइलास्टिक कोलिजन में जो डिफरेंस आ जाता है वो क्या आ जाता है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। बात समझ में आई सबको? यस सर। केवल इलास्टिक कोलिजन में ही आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हो। कुछ बोल रहा था कोई बच्चा? नो सर। ठीक है, जो आपने फॉर्मूला यूज किया है ई का, वो ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। v2 - v1 अपॉन u1 - u2। अभी एग्जाम्पल जो ऊपर बताया था उसमें नोटिस किया,
एक में तो तुम 2 में से 1 माइनस कर रहे थे और एक में तुम 1 में से 2 माइनस कर रहे थे। नोटिस किया ये चीज? ठीक है। Yes, sir. So this is because the formula is itself like this, v2 minus v1 upon u1 minus u2। ये इसको याद रख लेना है। ठीक है। इसमें जो केसेस है वो यही है कि अगर आपका इलास्टिक कोलिजन है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, यानी कि कोई लॉस नहीं हुआ है उसमें, तो आप कंजर्व कर सकते हो। पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो होता है, जो कि ki माइनस kf आप लिख सकते हो। लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन ही हो गया तो आपकी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। हो सकता है जीरो भी हो जाए, लेकिन जनरली नहीं मानी जाती। हम बोलते यही है कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हुआ है। बाकी सवाल में जो भी दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको डील करना है। क्या ये समझ में आया सबको तीनों पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें अधिकतर क्वेश्चन इलास्टिक कोलिजन के ही आते हैं, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के आते हैं, जिसमें कि आप डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं, है ना। तो ये याद रख लेना। इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो है, एक तो इस चीज के हेड ऑन कोलिजन हुआ है आपका। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, जो आपने एक सवाल किया था मॉक टेस्ट में, याद आ रहा है? कोलिजन Yes, का एक sir. सवाल था, उसमें पता है क्या केस था? m1 तो आ रहा था तुम्हारा कुछ u स्पीड से, और m2 जो था वो रेस्ट पे था। अगर आपने नोट किया हो तो m2 नहीं मूव कर रहा था, m2 चुपचाप अपनी जगह पे बैठा था, m1 आके उसमें टकराया है। लेकिन ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिसमें दोनों के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो। तो अगर m1 भी मूव कर रहा है vi से, v1i से, और m2 भी मूव कर रहा है v2i से, तो आपको आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज निकालने के लिए पूछी जाएंगी सवाल में, उसका निकालने का तरीका ये। v1f यानी फर्स्ट वाली की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 vi v1i प्लस 2 टाइम्स m2 अपॉन m1 प्लस m2 v2i। तो जो तुमने वो मॉक टेस्ट वाला सवाल किया था ना, उसमें इनमें से एक फैक्टर जो था वो जीरो था, याद आ रहा है? Yes, है sir. ना? क्योंकि, और ऐसा क्यों था? क्योंकि v2i जीरो हो गई थी, m2 तो रेस्ट पे था, तो उसकी v2i जो थी इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो हो गई थी, तो एक फैक्टर कम हो गया था। क्या ये बात समझ में आई सब? Yes, sir. ठीक है। Yes. तो आप इन फॉर्मूले, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं सब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये जनरल केस बन जाता है। इसमें फिर आप किसी को रेस्ट पे डालो तो वो अपने एक अलग फॉर्मूला उसमें से डिराइव किया जा सकता है, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है, तो ये याद रखना है आपको बस। दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। और ई का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का आप कर सकते हो। ये यू कैन क्लियरली सी हेड ऑन कोलिजन का एग्जांपल है। ठीक है। तो ऑब्लिक कोलिजन पे जनरली सवाल बनता नहीं है, तो तुम्हें परेशान भी नहीं होना है। बट इफ यू वांट टू, यू कैन गो थ्रू मॉड्यूल। ठीक है, थोड़ा अलग उसमें, मतलब थोड़े इसके अलावा और डिटेल्स हैं, तो उनको आप देख सकते हो। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं तुम्हें, जिसको तुम देख के समझ सकते हो कि कैसे वेलोसिटीज चेंज होती हैं। और एक केस अगर हम ले लें जिसमें कि दोनों मासेस सेम ले लें और E इक्वल्स टू 1 भी ले लें, तो आपकी जो बॉडीज हैं वो एक्सचेंज कर लेती हैं अपनी वेलोसिटीज। जैसे कि यहाँ पे 5 किलो की ऑब्जेक्ट्स थे, 5 किलो के दोनों, तो इसका 5 था इनिशियली और इसका 2 था, और तुम देख सकते हो क्लियरली कि इसका तो 2 हो गया और इसका 5 हो गया। क्या ये एक्सचेंज कर लिया इन्होंने m1 m2 ने अपनी वेलोसिटीज? Yes. Yes, sir. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आप इसको याद रखो कि मासेस भी सेम हो और इलास्टिक कोलिजन हो गया हो अगर, तो सिंपली वेलोसिटीज एक्सचेंज कर देना। फाइनली कैलकुलेट करने मत बैठ जाना ये पूरा फॉर्मूला लगा। ठीक है भाई? Yes, sir. ऑब्लिक Yes. कोलिजन का भी मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। 2 डायमेंशनल कोलिजन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि डायमेंशन ऑब्वियसली 2 इन्वॉल्व हो जाते हैं। हेड ऑन में तो क्या है, एक डायमेंशन एक्स एक्सिस पे चल रहा था, इसके बाद एक्स एक्सिस में ही रह गया, है ना, ये इधर चला गया, लेकिन है एक्स एक्सिस पे ही अभी। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. एक्स एक्सिस पे ही है, लेकिन ओब्लिक में क्या है, किसी एंगल पे चला जाता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये आया तो एक्स एक्सिस पे ही, लेकिन टकराने के बाद चला गया अलग, एक्स वाई प्लेन में चला गया। ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए इसको 2 डायमेंशनल कोलिजन बोलते हैं। इसके भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए तरीके कैसे सॉल्व करना है। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा अलग से, और वाई डायरेक्शन में भी कंजर्व करना पड़ेगा। मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, ये बताया था मैंने आपको, याद हो आपको तो। बस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी आपकी, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पूरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व आपको लिखनी है तो आपको केवल इलास्टिक कोलिजन में लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया हुआ है, दिख रहा है सबको? काइनेटिक Yes. एनर्जी कंजर्व करी हुई है मैंने थर्ड पॉइंट में।
वो मैंने क्यों करी हुई है, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन का पार्ट है। ओब्लिक कोलिजन में भी इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, ये बताया था मैंने, है ना। यस सर। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कब नहीं करेंगे, जब E इक्वल्स टू 1 नहीं हो। इलास्टिक कोलिजन अगर नहीं दे रखा है सवाल में, फिर मत कर देना काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, है ना। पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक में नहीं होती है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, उसमें केवल मोमेंटम कंजर्वेशन यूज हो सकता है। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। ये एक्स और वाई डायरेक्शन में कर लोगे कंजर्व। v2 अगर वेलोसिटी है तो उसका v2 cos थीटा x में आ जाएगा और v2 sin थीटा y में आ जाएगा। समझ में आती है ना बात ये वाली, यस सर। है ना। तो उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको पढ़ के समझ सकते हो इजीली। नहीं आता है तो पूछ लेना, वैसे मेरे ख्याल से कुछ इसमें सब बचा नहीं है, तुम समझ में नहीं आया। इसमें भी कुछ एक केसेस है, स्पेशल केसेस, जैसे मास अगर बराबर हो गया और इनिशियली अगर आपका ऑब्जेक्ट दूसरा वाला रेस्ट पे था अगर, तो इलास्टिक कोलिजन के केस में आपका जो थीटा 1 और थीटा 2 बनता है, जिसपे ये ओब्लिकली क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, वो दोनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं, उन दोनों का समेशन। तो ये भी एक छोटा सा केस है जो आपको यूज करने में यूज कर सकते हो इसको आप, ठीक है। इस पे कुछ सवाल है बच्चों, डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। कल वाली क्लास को भी मैं कोलिजन का थोड़ा सा इंक्लूसिवनेस बना सकता हूँ। इफ यू वांट आई कैन डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास, बट आपको अगर ये फॉर्मूला वगैरह समझ में आए हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने डिटेल्स दी हुई है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो इनफ है आपका ये सवाल सॉल्व करने के लिए। सो इसको ट्राई कर लेना एक बार, नहीं आएगा तो कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, बाकी कल करते हैं रोटेशन, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन। कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है आज की कक्षा में, आज की क्लास में? सर आपने मेरा डाउट सॉल्व नहीं किया था कौन सा बेटा? सर, जो मैंने आपको सेंड किया था। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने आज बताए डाउट्स। अच्छा आपका रह गया क्या? सो सॉरी बेटा। आप, मुस्कान नाम से 3-4 बच्चे हैं बेटा, तो मैंने मुस्कान को सर्च करके सॉल्व तो किया एक बच्चे का डाउट, बट दैट इज नॉट यू आई गेस। इट्स ओके, आई एम सॉरी, आई विल सॉल्व इट राइट अवे। आपको डाउट वैसे कैलकुलेशन में है या क्वेश्चन में है बच्चा मुस्कान? सर क्वेश्चन तो समझ आ गया, बट वो हो नहीं रहा था सॉल्व, मतलब आंसर नहीं आ रहा था। थर्मोडायनामिक्स वाला है ना? यस सर। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स वाला सवाल हम आपको बता देते हैं। एक काम करो, या तो मैं ना अभी बता देता हूँ, अभी बताऊं? यस सर। मेरे को सवाल निकाल लेने दो एक बार। बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। दोज हु डू नॉट हैव एनी डाउट्स दे कैन लीव। सवाल सॉल्व कर लेना सब लोग, ठीक है। इरम, राजेश, सवाल सॉल्व कर लेना बेटा इस चैप्टर के, अदरवाइज दिक्कत आएगी फिर बाद में ना। एक मिनट रुकना बेटा, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो गया है। आप कुछ जल्दी तो नहीं है? अगर आपको जल्दी है तो आप जा सकते हो। आई कैन एक्सप्लेन द क्वेश्चन चैट में भी आपके। बताओ। सर फिर आप चैट में कर देना, बस एक्सप्लेन कर देना क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको चैट में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं। बाय सर, ओके थैंक यू। बच्चे, बाय बाय।